हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और उसमें हम पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर्स रियल एनालिसिस के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं आज हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। हमने इससे पहले पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी कि यदि कोई दो संख्याएँ हैं ए और बी, तो ए और बी है तो हम इसमें भाग दे देंगे तो कोई संख्या क्यू प्राप्त होगी और लास्ट में हमें शेषफल आर मिलेगा। तो हम ये जो नंबर यहाँ पर बी लिख लीजिए, यहाँ पर ए लिख लीजिए। तो कोई दो संख्याएं ए और बी है तो हम ए को लिख सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर के रूप में। यही रूप कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, कि कोई दो संख्याएं ए और बी है तो ए और बी के लिए एक अन्य नंबर क्यू और आर इस प्रकार होंगे कि ए को हम बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। आज हमें समझना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब ये प्रोसेस चलता कैसे है। हमारे पास दो संख्याएं 1275 और 1288। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या बतलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए। मौसा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, अर्थात शेषफल शून्य आ जाए तो वो संख्या दी गई संख्याओं का मौसा कहलाती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा ज्ञात करने में। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किस पर आधारित है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। ठीक है, आइए समझते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है? ये कहता है कि यदि आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक, या दो से अधिक नंबर दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि बड़े वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग करना है। तो आपके पास बड़ा नंबर क्या है? तो बड़ा नंबर है आपके पास 1288। छोटा नंबर कौन सा है आपके पास? आपके पास है 575। ठीक है, तो कहा गया कि जो बड़ा संख्या होगा वो आपका भाज्य बन जाएगा और जो छोटा संख्या होगा वो आपका भाजक हो जाएगा। तो अब आप भाग करेंगे। अब कहा गया भाग आप देंगे तो इसमें कितनी बार अधिकतम से अधिकतम कितनी जाएगा? 3 बार में ले जाएंगे। 3 5 15 हो जाएगा? नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा मैक्सिमम। तो 2 बार में ले जाएंगे। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11। अब इसमें से माइनस करेंगे तो अब माइनस करेंगे तो कितना आया? यहाँ से मिलेगा आपको 8, फिर 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि अब आप क्या करेंगे कि 1288 जो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1288 को आप लिख सकते हैं 575 गुणे 2 प्लस 138। तो भाज्य बराबर, ये है आपका भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक, प्लस शेषफल। तो ये जो आप प्रक्रिया अपना रहे हैं, यह प्रक्रिया को आपको तब तक दोहराते जाना है जब तक कि शेषफल आपको शून्य न मिल जाए। तो पहली बार आपने देख लिया कि 575 का यदि भाग किया जाए 1288 में तो 2 बार से अधिक ले जाना संभव नहीं है। अब क्या करेंगे कि अब जो शेषफल आपका बचेगा, यदि 0 नहीं आया तो जो शेषफल बचेगा वो आपका हो जाएगा भाजक, और जिससे आप पहले भाग दे रहे थे, जो आपका पहले भाजक था, अब वो बन जाएगा भाज्य। ठीक, इसका मतलब जो शेषफल आएगा, ये तो प्रथम चरण हो गया। पहली बार में आपका 0 शेषफल नहीं आया। अब द्वितीय चरण में आप दिखाएंगे तो द्वितीय चरण में आपको क्या करना है कि अब आपका भाज्य क्या हो गया? 575। अब आप 575 में किससे भाग देंगे? अब 575 में आप शेषफल से भाग देंगे। तो शेषफल कितना आया है? 138। 138 का भाग कर रहे हैं आप किसमें? 575 में। तो अब कितनी बार जाएगा? 13 5 65, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 13 चौके 52, मैक्सिमम 4 बार जाएगा। ठीक, 13 चौके 52, 13 5 65 अधिक हो जाएगा। तो 8 चौके 32 के 2, हासिल लगा 3, 4 4 3 12, 12 3 15, 5 हासिल 1, 4 1 कम 4 और 1 5, ये हो गया 552।
जब 552 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अर्थात जो 576 है, अब इसको लिखा जा सकता है 168 गुणे 4 अब प्लस 23 के रूप में। अब देख सकते हैं आपकी द्वितीय स्थिति में, यानी द्वितीय प्रक्रिया जो दोहराई गई उसमें भी आपका जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ। फिर अब आप क्या करेंगे कि अब जो शेषफल आया है कितना, 23। अब 23 का भाग करेंगे किसमें, जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे, यानी 138 में। तो अब आपको जाना पड़ेगा तृतीय चरण में, ठीक है। तो तृतीय चरण में अब आपका भाज्य क्या मिलेगा, अब आपको भाज्य मिल जाएगा 138, ठीक है। अब 138 में यदि भाग दे 23 से, तो 3 6 18, 6 18 के 8 हासिल 1, और 6 दूना 12 1 13। अब आपको शेषफल कितना मिल जाएगा, 0। यानी 138 को लिख सकते हैं 23 गुणे 6 प्लस 0। तो कोई भी दो संख्याएं हैं उनके साथ यही प्रक्रिया तब तक दोहराते जाना है जब तक कि आपको शेषफल 0 ना आ जाए, और वह संख्या जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है उस संख्या को, जो हमें दी गई है प्रश्न में संख्या, उन दोनों संख्याओं का मौसा कहा जाएगा, ठीक है। तो अर्थात जो 575 है और 1228 है, इन दोनों का मौसा हो जाएगा 23, क्योंकि 23 ही वो संख्या है जिससे भाग देने पर लास्ट में शेषफल कितना बचा है, 0 बचा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है और उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहले हमने 2 संख्याओं का मौसा निकाला था, अब हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं, 180 है, 252 है, 324 है। इन तीनों संख्याओं का आपको मौसा ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करना होगा, फिर बताया गया था कि क्या करना होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या में आप उससे छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका जो हल है वो कैसे आप करेंगे, तो पहले देखिए 180 जो है इससे बड़ा कौन है, 252 है। अब इससे बड़ा कौन है, 324 है। तो पहले सबसे बड़े में उससे छोटे वाले से भाग कीजिए। तो पहले चरण में आपको क्या मिलेगा, 324 में आप भाग कर रहे हैं 252 से। आपको पता है कि 1 से अधिक बार में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे ये 400 से अधिक हो जाएगा, 500 से अधिक 504 हो जाएगा। तो आप 1 बार में ले जाएंगे। जब आप 1 बार में ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 252, घटाएंगे इसमें से 4 में से 2 जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7, ये कट गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका जो उत्तर है वो 0 नहीं आया। तो प्रथम चरण में क्या हुआ कि आपने लिखा कि जो 324 है, 324 को हम लिख सकते हैं, 324 जो है वो बराबर है 252 गुणे 1 अब प्लस 72 के। अब क्या करना होगा, जो शेषफल बचा है 72 का भाग उस संख्या में करेंगे जिससे भाग करने पर हमें 72 मिला है, यानी 252 से। अब 252 से भाग करेंगे तो 7 तिलिके 21 3 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 7 तिलिके 21, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। तो अब आगे 36, फिर नहीं गया तो आप लिखेंगे, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। दूसरे चरण में आपको क्या मिला कि अब जो 252 है, 252 को हम लिख सकते हैं 72 गुणे 3 प्लस 36। अब फिर क्या करेंगे कि 36 का अब भाग करेंगे किसमें, 72 में। तो आप जानते हैं कि ये 2 बार में चला जाएगा, तो शेषफल आ गया 0। तो अब तीसरे चरण में आपको मिला कि जो 36 है, जो 72 है, ठीक है, यानी ये वाली चीज़ हमेशा आगे आ जाएगी, ये वाली चीज़ हमेशा आगे जाएगी। 72 को अब कैसे लिखा जा सकता है, 72 को लिख सकते हैं 36 गुणे 2 प्लस 0। तो यहाँ पर हमें 0 मिल गया, यानी 36 वो संख्या है जो 324, 252 और 72 इन तीनों को पूरी तरह विभाजित कर देगी। मगर हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 180 भी, तो अभी 180 शेष है। तो अब जो संख्या जिससे हम भाग दे देते हैं और पूरा भाग चला जाता है, तो हम ट्राई करते हैं कि क्या वही संख्या तीसरी संख्या को भी तो नहीं काट रही है। अगर वही संख्या तीसरी संख्या को भी काट देगी तो वही संख्या उसका मौसा रह जाएगी। तो अब 180 बचा है और 36 वो संख्या है जिसने इन दोनों को विभाजित कर दिया। तो अब देखना है कि क्या 36 180 को भी विभाजित कर देगी या नहीं करेगी। तो हम लेकर जाएंगे 5 बार में,
6 5 30 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18, ये पूरी तरह कट गया। तो यानी जो 180 है उसको भी लिखा जा सकता है 36 गुणे 5 प्लस 0। यानी 36 वो संख्या है जो 180 को भी विभाजित कर रही है, 324 को भी विभाजित कर रही है और 252 को भी पूरी तरह विभाजित कर दे रही है। अर्थात इन तीनों संख्याओं का जो मौसा है वो हो जाएगा 36 यानी 36। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसका प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा ज्ञात करने में। यदि कोई दो संख्या है, दो संख्याएं, ठीक, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए क्या होता है कि लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कि यदि दो संख्या है, दो संख्याओं का लस और मस दिया है तो वो उनका लस और मस उनके गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हुए चलिए। जैसे मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हमारे पास है, एक है 35 और एक मान लेते हैं हमारे पास है 25। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं दी गई है कि एक संख्या 35 है, एक संख्या 25 है। इसका, ठीक है, 35 है 25 है, इसका मौसा 5 है तो इनका लसा ज्ञात करें। तो इसका आपको लसा ज्ञात करना है कि लसा क्या होगा। तो आप दो तरीके, आप या तो इसका अलग से लसा निकालिए या तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज कीजिए कि आपका फार्मूला कहता है कि यदि दो संख्याएं दी गई हैं तो इनका जो गुणनफल होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 35 दूसरी संख्या 25 बराबर उनके लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो लसा तो हमें ज्ञात नहीं है मगर उसका मौसा हमें ज्ञात है। मौसा दिया गया है 5, तो 5 का इधर गुणा इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो लसा बराबर हो जाएगा 35 गुणे 25 बटे 5, 5 से कट जाएगा, आ जाएगा 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175। ठीक है, 175 इनका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं प्रश्न में कि दो संख्याएं दी गई हैं, उनका या तो लसा दे देगा, मौसा पूछेगा, या तो मौसा दे करके लसा पूछेगा। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके बता सकते हैं उसका उत्तर। अब देखिए, ये था दो संख्याओं के लिए। यदि तीन संख्याएं आ जाएं तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, कि मान लेते हैं अब हमारे पास तीन संख्या है, कि अब हमारे पास तीन संख्याएं ए, बी तथा सी है। ठीक है, ए, बी तथा सी है, तो इसका लसा और मौसा कैसे ज्ञात करना है। तो ए, बी, सी का जो मौसा होगा, ठीक, ए, बी, सी का जो मौसा होगा वो कैसे होगा, वो होगा बराबर ए गुणे बी गुणे सी का लसा गुणे सी गुणे ए, बी, सी का लसा बटे ए, बी का लसा। ठीक, ए, बी का लसा गुणे बी, सी का लसा गुणे सी, ए का लसा। ठीक है, कि दो दो का पेयर बना के उन सब का लसा ज्ञात करें और एक बार तीनों का लसा ज्ञात करें और तीनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे उदाहरण के रूप में मानकर चलते हैं कि आपके पास तीन संख्याएं दी गई हैं। तीन संख्याएं हैं, 5 है, 10 है और 15 है। ठीक है, 5, 10, 15 है। कहा गया है कि इसका जो लसा होगा, ठीक, इसका जो लसा होगा वो होगा 30। ठीक, कि 5, 10, 15 का लसा 30 है तो इनका मौसा ज्ञात करें। ठीक है, सूत्र की सहायता से। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 5, 10, 15 का जो लसा है वो 30 है, तो सूत्र की सहायता से उनका मौसा ज्ञात कीजिए। आपको किसी अन्य विधि का प्रयोग नहीं करना है। तो आप लिखेंगे कि ए, बी, सी, यानी 5, ए की जगह 5 है, बी की जगह 10 है, सी की जगह 15 है। 5, 10, 15 का जो मौसा होगा, ठीक है,
वो बराबर होगा, पहले क्या कहा गया है, a गुणे b गुणे c, तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 गुणे 15, ठीक है। इनटू में कहा गया है ए बी सी का लसा, कि तीनों संख्याओं का लसा कितना है, तो तीनों संख्याओं का लसा है 30 बटे, अब पूछा है कि ए बी का लसा बताइए, केवल इन दोनों का लसा, तो आप जानते हैं ए और बी में यानी 5 और 10 का लसा कितना होगा 10। फिर कहा है बी और सी में बताइए, तो 10 और 15 का लसा कितना होगा 30 होगा, ठीक है। और उसके बाद कहा गया 5 का 15 का और 5 का लसा ज्ञात कीजिए, तो 15 5 का लसा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे कट कीजिए, 30 से 30 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, उत्तर कितना आ गया 5, यानी 5 10 15 का जो मौसा होगा वो 5 होगा। तो आई होप आपको ये फार्मूला और फार्मूले के साथ साथ ये जो क्वेश्चन बताया गया है दोनों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से बैक कीजिए, थोड़ा बैक कीजिए और इसी क्वेश्चन को फिर से समझने का प्रयास कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो फार्मूला था कि तीन संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए। अगर तीन संख्याओं का लसा पूछ देगा तो लसा पूछेगा तो यहाँ पर लिख दीजिए लसा, और जहाँ जहाँ पर लसा है वहाँ वहाँ पर मौसा लिखिए, ठीक है। मौसा 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 मौसा, ठीक है, ऐसे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बैक कर देते हैं। कह दिया गया कि क्वेश्चन वही है कि 5 10 15, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 5 10 15, 5 10 15 का मौसा 5 है तो लसा ज्ञात करें, लसा ज्ञात करें। तो लसा ज्ञात करने के लिए अब सूत्र क्या है कि 5 10 15 का जो लसा होगा वो बराबर होगा, कहा गया ए गुणे बी गुणे सी, पहले तीनों संख्याओं का गुणा, तो 5 गुणे 10 गुणे 15 कर दिया आपने। फिर इनटू में कहा गया ए बी सी का मौसा, तीनों संख्याओं का मौसा, तो तीनों संख्याओं का मौसा दे रखा है कि 5 है, ठीक है। तीनों संख्याओं का मौसा 5 है। अब ए बी का मौसा कितना होगा, अब सोचने वाली बात है। आप जानते हैं कि मौसा का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे रही है। अगर 5 है वो 5 10 15 तीनों को विभाजित कर दे रहा है, तो क्या 5 और 10 को नहीं विभाजित करेगा, करेगा। यानी ए बी यानी 5 और 10 का भी मौसा कितना होगा 5 ही होगा। 10 और 15 का भी मौसा कितना होगा 5 ही होगा। फिर 15 और 5 का मौसा कितना होगा 5 ही होगा, ठीक है। तो जब भी मौसा वाला फार्मूला आता है तो जो टोटल का मौसा होता है नीचे में भी उन सभी का मौसा वही ही होता है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 15 दूना 30। और आप जानते हैं कि 5 10 15 का लसा कितना होता है 30 होता है। तो ये दो फार्मूले हैं, इनका प्रयोग किया जाता है मौसा और लसा ज्ञात करने में। तो दो तरीके आपने सीखे, एक था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, उसके प्रयोग से लसा और मौसा ज्ञात करना, और एक ये तरीका है फार्मूले वाला कि लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और 3 संख्याएं हो तो उसके लिए फार्मूला आपके सामने लिखा गया है। देखिए अब हमें पढ़ना है भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो कई संख्याओं से विभाजित होती हो, या तो ऐसे समझ सकते हैं कि अभाज्य को पहले समझिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, उसके अलावा वो किसी और से विभाजित नहीं होती है, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि कह दिया जाए 11, तो 11 में आप भाग 1 से करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 11। 11 में यदि आप 11 से भाग करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा 1। यानी आपको नीचे 1 मिला या तो वही संख्या मिली जो आपने ऊपर मान रखी थी। उसके अलावा 11 में आप किसी भी संख्या से भाग करेंगे वो उसको विभाजित नहीं कर पाएगा, उत्तर हमेशा दशमलव में ही आएगा। तो ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटती हो या तो खुद से कटती हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। किसे कहा जाता है अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से कटे
या तो 1 से कटे, इसके अलावा वो किसी से विभाजित ना हो तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वो संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और उसके अलावा भी वो किसी अन्य संख्या से कट जाए तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं हम 4 कि 4 को हम 1 से भी भाग करेंगे तो पूरी तरह भाग चला जाएगा। 4 में यदि हम 2 से भाग करेंगे तब भी पूरी तरह भाग चला जाएगा। 4 में यदि हम 4 से भी भाग करेंगे तब भी ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी 4 को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है? 4 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? भाज्य संख्या। या भाज्य और अभाज्य संख्या की दूसरी परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड का मतलब 11 को आप क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 1। इसके अलावा और आप किसी रूप में इसे नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या गुणज होते हैं उसको कहा जाता है भाज्य संख्याएं। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण के रूप में लेते हैं 12। 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो 12 को हम क्या कहेंगे? 12 को कहा जाएगा भाज्य संख्या। और वहीं पर यदि हम 2 को ले लें तो 2 में या तो आप 1 से भाग कर सकते हैं या तो 2 से भाग कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसमें और किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते तो उसको कहा जाएगा अभाज्य संख्या। तो आई होप आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है, क्योंकि 2 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, धनात्मक संख्या की बात की जा रही है, ऋणात्मक संख्या की नहीं। ठीक है, तो 2 से छोटा कोई भी ऐसा धनात्मक संख्या नहीं है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। प्रश्न ये भी पूछता है कि कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो 1 का केवल और केवल 1 ही गुणनखंड होता है, उसके अलावा नहीं। बाकी सभी संख्याओं के गुणनखंड या तो 2 होंगे या तो 2 से अधिक होंगे, मगर 1 ऐसा नंबर है, ऐसा अंक है जिसका केवल और केवल 1 गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो इसके पास 2 गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये अभाज्य नहीं है। और भाज्य संख्या की परिभाषा ये कहती है कि उसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो जिसके पास 2 ही नहीं है तो 2 से अधिक की संभावना कहाँ से हो सकती है? देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब कि 1 जो है वो तो न तो भाज्य संख्या में आता है न तो अभाज्य संख्या में आता है। ठीक, जनरल नॉलेज का प्रश्न है। अब आगे देखिए, एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है सहभाज्य, सह अभाज्य। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ठीक, तो सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी 2 संख्याएं। ठीक, सह का मतलब हो गया कि 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जो दोनों की दोनों अभाज्य हो। अगर आप कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो जोड़ा होगा उस जोड़े को कहा जाएगा सह अभाज्य संख्या। जैसे आपने 5 और 3 को एक साथ ले लिया, 5 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों का जो जोड़ा बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? सह अभाज्य संख्या। यानी 15 के साथ 5 के साथ आपने 17 ले लिया तब भी ये सह अभाज्य संख्या है। 17 के साथ आपने 2 ले लिया, यह भी सह अभाज्य संख्या है। ठीक, तो सहभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिसमें केवल 1 गुणनखंड दोनों में कॉमन हो। जैसे 2 में 2 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1 और 2। 17 को कौन विभाजित कर सकता है? 1 और 17। केवल 1 ही जो गुणनखंड है वो दोनों में कॉमन हो, 1 से अधिक गुणनखंड उसमें कॉमन ना हो, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।